बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सक्रीशन इन एनिमल पढ़ेंगे और इससे पहले जो है हम लोग प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन देख चुके हैं और पिछली वीडियो में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सक्रीशन का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो ये चीज़ है कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है और ख़ास तौर पे जो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जिनकी नेचर जो है वो नाइट्रोजनस हो उनको बॉडी से जो निकालने का अमल है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, एक दफ़ा इसको रीड कर लें। कीपिंग इन व्यू द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट सेवरल प्रोडक्ट्स में बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अगर हम देखें कि एक्सक्रीशन क्या चीज़ है बेसिकली कि जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं हम उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये जो लिस्ट है वेस्ट की इसमें तो बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। इसमें वाटर भी शामिल हो सकता है, वाटर भी वेस्ट है। कब वाटर वेस्ट होगा? हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में, यानी कि जब बाहर एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा है तो आप पीछे पढ़ चुके हैं हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर कि जब बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन हो या हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन हो तो उसमें क्या होगा कि बाहर से पानी बॉडी के अंदर ज़्यादा दाखिल होगा। तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बॉडी से बाहर निकालना है तो उस टाइम में ये जो एक्स्ट्रा वाटर है ये एक तरह से वेस्ट है। और इसी तरह से उन एनिमल्स के लिए जो कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें बाहर साल्ट ज़्यादा है तो साल्ट उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा अकोमुलेट होने की कोशिश करेंगी क्योंकि बाहर साल्ट ज़्यादा है। तो उस टाइम में उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि वो जो एक्स्ट्रा साल्ट है उनको बॉडी से बाहर निकालें। तो ऐसे एनवायरनमेंट जो कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, ऐसे एनिमल जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहेंगे तो उनके लिए जो साल्ट हैं, एक्स्ट्रा जो साल्ट होंगे वो भी वेस्ट प्रोडक्ट में शामिल होंगे। और इसके अलावा बहुत सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट हैं ये तमाम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का हिस्सा हैं। Primarily in the catabolism of amino acid, the amino group is released or transferred to another molecule for removal or reuse. ये एक प्रोसेस बता रहे हैं क्योंकि हमने अभी बात की है कि जो मेटाबोलाइट्स हैं डिफरेंट जो नाइट्रोजनस नेचर के तो वो भी एक्सक्रीशन का या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का हिस्सा हैं। तो अब वो बनते किस तरह से हैं यहाँ पे देखें कि प्राइमरीली यानी कि बेसिक उनका सोर्स क्या है अमाइनो एसिड का कैटाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म की डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं कि कैटाबोलिज्म जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है और वो सिंपल मालिक्यूल्स में या उनके सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से अमाइनो एसिड का जब कैटाबोलिज्म होता है तो उसमें से पहले स्टेप पे क्या किया जाता है कि अमाइनो ग्रुप उसमें से सेपरेट हो जाएगा और उसको किसी और मालिक्यूल पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अगर उसको यूज़ करना है, या फिर ये कि कोई नई चीज़ बन जाएगी या फिर और उसको जो है वो बॉडी से निकाल दिया जाएगा। और अगर अमाइनो ग्रुप रीयूज़ नहीं होते रिसाइकलिंग के लिए तो उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाता है ताकि उसे बॉडी से बाहर निकालें, क्योंकि अगर उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो वो ब्लड में अकोमुलेट होगा और इस तरह से वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला बताया हुआ है कि एक हिस्सा जो है ना वो उसका कार्बन स्केलेटन है और इस साइड पे अमाइनो ग्रुप मौजूद है। डीअमाइनेशन के प्रोसेस में ये जो NH है इसको यहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। और जब ये सेपरेट होता है तो किस फॉर्म में जाएगा? अमोनिया के फॉर्म में, जो कि सेल के लिए टॉक्सिक है। और फिर इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि नॉन टॉक्सिक है सेल्स के लिए, और इस तरह से यूरिन में वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का, इसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं और इसको भी हम मज़ीद जो है अगली वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। और बाकी जो हिस्सा है अमाइनो एसिड का जो कि कार्बन स्केलेटन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में कन्वर्ट हो सकता है डिफरेंट ब्रेकडाउन प्रोसेस से गुजर के, या इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है, एसिटाइल को A में, या कीटोन बॉडीज। तो ये मतलब इसका जो ओवरऑल कैटाबोलिज्म हो सकता है पॉसिबल अमाइनो एसिड का वो दिखाया गया है। तो ये जो हिस्सा है ये जो अमोनिया है या यूरिया है ये बेसिकली नाइट्रोजन
कॉन्टेनिंग है, और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट की हम बात करें उसका ये मेन पार्ट है। ठीक है, मोस्टली जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म से बनते हैं बाय डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप। इन तमाम वेस्ट को बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है, और अगर इनका लेवल जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं कि एलिवेटेड लेवल ऑफ दी वेस्ट कैन काज कन्वर्जन्स कॉमा एंड इवेंचुअली डेथ। कन्वर्जन्स का क्या मतलब है कि बॉडी की सडन जो है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट शुरू हो जाती है, और जिस तरह से मिर्गी के प्रॉब्लम में होगा या एपिलेप्सी की कंडीशन में भी होता है। और इसके अलावा कॉमा है जिसमें अनकॉन्शियसनेस होती है, लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो अनकॉन्शियस में रह सकता है बंदा, और इसके अलावा डेथ भी हो सकती है। तो कन्वर्जन क्या चीज़ है ये मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो पेशेंट लेटी हुई हैं इनको कन्वर्जन्स का इशू है, जिसमें इनकी बॉडी की इनवॉलंटरी मूवमेंट आप देख सकते हैं। Mostly excess nitrogen is excreted by animal as ammonia, urea और यूरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजन जिस फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट होती है वो मोस्टली ये 3 फॉर्म्स हैं। अमोनिया की फॉर्म में हो सकती है, यूरिया की फॉर्म में, या यूरिक एसिड की फॉर्म में। इसके अलावा जो लो क्वांटिटीज़ हैं नाइट्रोजन की वो बाकी फॉर्म्स में भी सेक्रीट हो सकती हैं, जैसे जिस तरह से क्रिएटिन और ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। और इसके अलावा बहुत लो क्वांटिटी में अमाइनो एसिड की फॉर्म में प्यूरिन, पायरिमिडीन, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। प्यूरिन डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, पायरिमिडीन सिंगल रिंग होती हैं। तो ये इस फॉर्म में भी नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होंगे। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेस प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, यानी कि प्यूरिन और पायरिमिडीन जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये एज सच भी रिलीज हो सकती हैं, और जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो इससे भी बहुत सारे जो है वो नाइट्रोजनस बेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, जिस तरह से हाइपोजेंथिन है, जेंथिन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया एंड अमोनिया। यानी ये तमाम जितने भी नाम लिए गए हैं ये डिफरेंट तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो कि हमारी बॉडी से जिस फॉर्म में हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट इस चार्ट पे गौर करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इसमें से पता चल सकती हैं कि प्रोटीन, आपको पता है कि ये पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, तो प्रोटीन की जब ब्रेक डाउन होगी तो ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो फर्दर 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। 3 फॉर्म्स कौन सी हैं? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। वही अमाइनो एसिड को जो है ना फर्दर हम 3 फॉर्म में लेके आएंगे। तो अमोनिया किन के अंदर प्रोड्यूस होता है? मोस्टली इक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मैनी फिशेस, क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और इसको रिलीज़ करने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। तो ये इसका एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होना किन में पॉसिबल है? ऐसे एनिमल्स में जो कि पानी के अंदर रहते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें अमोनिया प्रोड्यूस होगा, और इसके अलावा जो यूरिया है ये वो अमोनिया की निस्बत लेस टॉक्सिक है और ये मैमल्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा मोस्ट एम्फीबियंस में, शार्क्स एंड सम बोनी फिशेस के अंदर, उनके अंदर जो है वो यूरिया पाया जाता है। और फिर यूरिक एसिड जो है वो सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है, और ये बर्ड्स में पाया जाएगा, इंसेक्ट्स के अंदर, मैनी रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स। तो ये जो शुरू में है ना अमाइनो ग्रुप, सबसे पहले ये अमोनिया में कन्वर्ट होगा, फिर फर्दर इसको यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। जी, आप नेक्स्ट देखें, नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन रिलेशन टू देयर हैबिटेट्स। इसमें हम यही देखेंगे कि जो डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं वो मुख्तलिफ तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उस एनवायरनमेंट के लिहाज से उनमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की क्या नेचर हो सकती है। तो ये हम ऊपर वाले डायग्राम में जो चीज़ देख चुके हैं उसी को ही नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि अमोनिया जो है ना वो बहुत टॉक्सिक है, और इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये हमारे बॉडी फ्लूइड में डिज़ोल्व हो सकता है, यानी कि वाटर के अंदर जो कि सॉल्युबल होगा, तो पानी में हमारा जो ब्लड है उसमें भी तो वाटर कंटेंट्स हैं, ज़्यादा ही हमारे जो डिफरेंट बॉडी फ्लूइड है उसमें ये डिज़ोल्व हो सकता है। एंड दस इट मस्ट बी केप्ट इन लो कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी, लिहाजा इसको ज़्यादा टाइम के लिए बॉडी में
हम नहीं रख सकते, बल्कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बहुत कम होना चाहिए। ये जैसे ही बने फ़ौरन से इसको बॉडी से निकाल देना चाहिए। टू मेंटेन इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन, तो इतनी लो कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसको लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर और क्यों चाहिए, टू एलिमिनेट इट इन यूरिन एज इट इज़ प्रोड्यूस, कि जैसे ये प्रोड्यूस हो इसको फ़ौरन यूरिन से यूरिन के ज़रिए से जो है वो बॉडी से निकालने के लिए वाटर की ज़रूरत होगी। तो दिस इज़ पॉसिबल इन एन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, ठीक है। ऐसे एनवायरनमेंट में ये पॉसिबल है जहाँ वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो और वो एनिमल्स अफोर्ड कर सकें कि वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट करें, क्योंकि आपको पता है कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में जो वाटर है वो वैसे ही एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे मौजूद है, लिहाजा वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो वाटर को यूज़ करें और अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालें। Therefore, ammonia kept as the excretory product of the animal inhabiting hypotonic या freshwater environment. About 500 ml water is needed to excrete 1 gram of ammonia nitrogen. कि अगर 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करना है बॉडी से तो उसके लिए तकरीबन उन्हें हाफ लीटर या 500 ml वाटर की ज़रूरत होगी, और ये पानी की अच्छी खासी क्वांटिटी है। और ऐसा कौन सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। In restricted supply of water, ammonia cannot be kept as excretory product. जब पानी की जो सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे अब हम लोग हैं, हम हर वक्त पानी में तो नहीं रहते, हमें वाटर जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जी जैसे अमोनिया बने हम उसको बॉडी से बाहर निकाल लें और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ कर लें। तो बाकी अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कि अमोनिया तो नहीं हो सकता, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है कि आप उसको चेंज कर दें लेस टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर, सच एज यूरिया। और यूरिया लेस टॉक्सिक है और इसके लिए जो है वो 1 ग्राम को रिलीज़ करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए, तकरीबन 10 गुना कम पानी चाहिए होता है। तो here excretory nitrogen is metabolically converted into urea by urea cycle. तो जिन एनिमल ने यूरिया को एक्सक्रीट करना है तो उनको फिर ये चाहिए होता है कि वो अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट करें, और ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम यूरिया साइकिल कहते हैं। और इसका भी हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। और यूरिया जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है टेरेस्ट्रियल मैमल्स के अंदर, इसकी एग्जांपल दी गई है। इसके अलावा हम देख चुके हैं कि शार्क के अंदर या कुछ बोनी फिशेस भी ऐसी हैं कि उनमें यूरिया को प्रेफर किया जाता है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, ये यूरिया साइकिल है और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में या लॉन्ग भी 5 मार्क्स का ये आ सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये यहाँ से शुरू होता है यूरिया साइकिल कि सबसे पहले जो ऑर्निथीन है ये मौजूद है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो यूरिया साइकिल है ये लिवर के अंदर हो रहा है, ये प्रोसेस जो है वो लिवर के अंदर कंप्लीट होता है। ऑर्निथीन ऑलरेडी मौजूद है और ऑर्निथीन के साथ जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे तो ये सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसके बाद फिर एक और अमोनिया ऐड होगा और ये आर्जिनोसेक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आर्जिनोसेक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन में, और फिर एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है आर्जिनेज, ये आर्जिनिन से यूरिया बना देगा और इसके अलावा ऑर्निथीन जो है वो दोबारा से जो है वो बन जाएगा और एक नया साइकिल स्टार्ट हो सकता है। तो ये यूरिया साइकिल है। और इसके अलावा ऐसे एनिमल्स जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे वाटर की एक्यूट शॉर्टेज है, पानी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उनको क्या चाहिए कि मतलब उनकी क्या बेसिक ज़रूरत है कि वो ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो उनके अंदर जिसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ रिलीज़ किया जा सके, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी वो बाहर निकाल देंगे तो उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है और वो उनके लिए रिस्की होगा। तो ऐसे एनिमल जो कि एक्यूट शॉर्टेज में रहते हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है, और यूरिक एसिड के 1 ग्राम को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए जो है वो सिर्फ 1 ml वाटर रिक्वायर्ड है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अमोनिया को सेक्रीट करने के लिए 1 ग्राम अगर सेक्रीट करना हो अमोनिया का तो 500 ml वाटर, यूरिया का 1 ग्राम निकालना हो तो 50 ml वाटर, और अगर यूरिक एसिड का 1 ml एक्सक्रीट करना हो तो उसमें 1 ग्राम एक्सक्रीट करना हो यूरिक एसिड का तो 1 ml वाटर रिक्वायर्ड है। तो
जो रेप्टाइल्स हैं, यानी कि रेप्टाइल्स हो गए या बर्ड्स हैं जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि एरिड है, बिल्कुल बंजर है, जहाँ पे पानी की कमी है, तो वो यूरिक एसिड को प्रेफर करेंगे। उनके अंदर जो है वो प्रेफर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है। चलें, ऐसे एनिमल्स जो कि अमोनिया सेक्रीट करते हैं उनको कहा जाता है अमोनोटैलिक। यूरिया सेक्रीट करने वालों को यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड सेक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहा जाता है। और इसमें जो यूरियोटेली है या यूरिकोटेली है, ये एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है, ठीक है, क्योंकि अमोनिया तो फिशेस में पाया जाता है, उससे उसके जो बाद वाले बहुत सारे एनिमल्स ग्रुप हैं, एम्फीबियंस हो गए या रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स, मैमल, वो तो बाद में इवॉल्व हुए हैं। तो ये फिर यूरियोटेली या यूरिकोटेली, ये जो प्रॉपर्टी है यूरिया को सिक्रीट करना है, एक्सक्रीट करना है, या यूरिक एसिड को, तो ये चीज़ें बाद में डेवलप हुई हैं उनके जिस एनवायरनमेंट में वो पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली। Animals have adapted not only the chemical nature of excretory product but also the various adaptation have been obtained to provide diversity in excretory structure. इसमें जो है ना वो कुछ मेन रिप्रेजेंटेटिव मॉडल का वो जिक्र करेंगे कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, कि इस लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी क्या नेचर हो सकती है, और फिर मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के लिहाज से उनकी नेचर क्या होगी। ठीक है, तो 3 तरह की हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं और उसकी वजह क्या है, उसका एवोल्यूशन में क्या रोल है, ये चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट जो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो हम ये देखेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर तो उन्होंने अडेप्टेशन ले आए हैं, ठीक है, उसमें तो मॉडिफिकेशन हो गई है, तो उस उनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर भी क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है और मुख्तलिफ एनिमल्स ग्रुप के अंदर उनमें क्या डेवलपमेंट हुई है, उनको जो है वो एक हम कंपैरेटिव एस्पेक्ट देखेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। और इस लेक्चर को आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है और इसमें जो भी क्वेश्चन आपके जहन में हो आप वो मुझसे लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।